सबसे बड़ा मुद्दा में आज चर्चा कोरोना को मात देने के लिए प्रदेश में शुरू किए गए महाअभियान की, क्योंकि हर एक युवा की जान बेहद कीमती है। पहले चरण में 9000 से ज्यादा सक्रिय केस वाले जिलों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और मेरठ में वैक्सीनेशन अभियान का आगाज किया गया। जिलों में भी 8 से 10 केंद्र बनाए गए। 45 पार वाले लोगों का टीकाकरण पहले की तरह चलता रहेगा। पहले से बनाए गए बूथ चलते रहेंगे। अब 18 से 44 साल वालों के लिए अलग बूथ बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन के लिए जिन्होंने कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण करा लिया है, उनके लिए शुक्रवार शाम से स्लॉट ओपन कर दिया गया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीकाकरण अभियान का जायजा लेने के लिए खुद लखनऊ के गोलागंज स्थित अवंतीबाई हॉस्पिटल का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। तो आप भी जुड़ जाइए इस महाअभियान में, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही हारेगा कोरोना। तो वैक्सीनेशन से ही कोरोना हारेगा। आप इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे। डॉक्टर अजय पवार हमारे साथ डॉक्टर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ रही हैं, दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। लेकिन डॉक्टर अजय पवार, जिस बृहद पैमाने पर उम्मीद की जा रही थी कि 1 तारीख से वैक्सीनेशन अभियान का आगाज होगा, क्या उत्तर प्रदेश स्पेसिफिकली मैं पूछूं तो क्या ऐसी शुरुआत होनी चाहिए थी? देखिए, जैसे सरकार ने कहा है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 7 जिलों में जहां पे महामारी ज्यादा थी वहीं पे इसको अभियान को शुरू किया गया है। लेकिन बहुत सी जगह पे, जैसे हमने नोएडा में देखा, वहां पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी और बहुत जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उन लोगों को भी वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी। बहुत से 17 सेंटर जैसे नोएडा में बनाए थे उन्होंने, तो वहां पे जैसे लोग बाग पहुंचे, कुछ लोग तो बिना रजिस्ट्रेशन को पहुंच गए। कॉस्ट जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में 900 रुपए करीब रखी थी, लोग बाग फिर भी गए, बिना रजिस्ट्रेशन गए, लेकिन वैक्सीन सभी को नहीं मिल पाई। जी नहीं, तो मेरा सवाल यही है कि क्या इससे बेहतर शुरुआत हो सकती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मामले 30,000 के आसपास ज्यादा आ रहे हैं। शुरुआत हो सकती जी 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 इससे बेहतर शुरुआत हो सकती। शायद गवर्नमेंट को इससे अच्छी तरह प्लान करना चाहिए, पर जैसे आप जानते हैं कि वर्कर्स लिमिटेड हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, और महामारी बहुत बुरी तरीके से फैली हुई। जहां तक वैक्सीनेशन है, ये एक प्रिवेंटिव स्टेप है। मेडिसिन के 2 पार्ट होते हैं, एक प्रिवेंटिव स्टेप और एक ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट पार्ट में आजकल इतने वर्कर्स, इतने लोग हेल्थ वर्कर्स बिजी हैं, तो प्रिवेंटिव पार्ट में इसलिए वर्कर्स कम है, इसलिए गवर्नमेंट इसको बड़े पैमाने पर नहीं कर पाई। जी ठीक है, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर करने की जरूरत, अगर यही रफ्तार रही तो आखिर कितने टाइम में, चूंकि 18 से 45 साल वाले युवाओं की संख्या भारत में बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, तो कितने टाइम में वैक्सीनेशन पूरा हो पाएगा, ये अपने आप में सवाल है। दीपक, इस सवाल का जवाब दे पा रहे हैं क्या कोई? बिल्कुल कुंदन, जवाब शायद किसी के पास नहीं है और यही कारण है कि आज दोपहर में 1 बजे तक गोरखपुर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। तमाम जगहों पे जहां पे गोरखपुर में जो 10 सेंटर बनाए गए थे, जिसमें 7 शहरी क्षेत्र के थे और 3 ग्रामीण क्षेत्र के थे, 2000 लोगों को वैक्सीन आज लगाई जानी थी, लेकिन दिक्कतें काफ़ी थी। हालांकि 1 बजे के बाद से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और शाम को 6 बजे तक आज शहर में अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन किया गया और लगभग 1700 लोगों को आज वैक्सीन लगाया गया। हालांकि जो टारगेट है कुंदन, 15,500 लोगों ने जो स्वास्थ्य का आंकड़ा है उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराया है। वैक्सीन की किल्लत जरूर है। जो 45 से 60 साल की उम्र के लोग हैं उनको भी वैक्सीन आज पूरी तरह से नहीं लग पाई, तो दिक्कतें तो काफ़ी है। हालांकि ये शुरुआत गोरखपुर की अगर दृष्टि से देखी जाए तो अच्छी शुरुआत अगर कहें तो गोरखपुर में हुई है। तमाम जगहों जहाँ पे वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया होनी थी वहाँ पे अधिकारियों की ड्यूटी सुबह से लगाई गई थी। हालांकि वैक्सीन को कमांड सेंटर से लेकर के और हॉस्पिटल तक पहुँचाने में थोड़ा सा विलम्ब लगा, लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग ने उम्मीद जताई कि अगले हफ्ते से जब हफ्ते में 3 दिन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलाई जाएगी तो सब कुछ सही होगा और मैक्सिमम लोगों तक वैक्सीन की पहुँच हो पाएगी। और इसके लिए जो जिलाधिकारी है वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। सीएमओ और साथ ही गोरखपुर के सांसद ने भी आज तमाम जगहों पे जाकर के जहां पे वैक्सीनेशन हो रहे थे उन जगहों का जायजा लिया और साथ ही गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, हॉस्पिटल्स में बेड की क्या स्थिति है, उसको लेकर के आज गोरखपुर में अधिकारियों ने एक बड़ी मीटिंग भी की है। और एक बड़ी उपलब्धि अगर कहें तो गोरखपुर में एम्स में, जो गोरखपुर एम्स है वहां पे भी कोविड सेंटर जल्द ही शुरू होने की बात की जा रही है और जो एम्स का ऑक्सीजन प्लांट है उसको भी माना जा रहा है कि अगले हफ्ते से शुरू कर दिया जाएगा। तो जो किल्लत है बेड की और ऑक्सीजन की वो भी काफी हद तक दूर हो पाएगी। कुंदन।
बिल्कुल, तो बाकी सुविधाओं की ज़रूरत तो है, लेकिन अभी जो अचूक जो हथियार कह लीजिए जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि यही एक तरीका है जिससे हम बचा सकते हैं अपने युवाओं को, लेकिन इसमें और ज़्यादा रफ्तार से वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। वो कब रफ्तार देखने को मिलेगी दीपक, क्या आप इसका भी कोई जवाब देने को तैयार है? क्योंकि अगर हम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर पाएँ युवाओं को, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सुरक्षित कर पाएंगे। और गोरखपुर जैसे इलाके जहां पर लगातार थोक के भाव में मामले आ रहे हैं, वहां पर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी बिल्कुल, ज़रूरत काफ़ी है और यही वजह है कि तमाम लोग जिन्होंने आज रजिस्ट्रेशन पिछले 2 दिनों में कराया था वो आज सेंटर्स पे पहुंचे थे। हालांकि उनका लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन लोग काफ़ी उत्साहित थे और ये दिखाता है कि इस जो 18 से 45 साल की उम्र के लोगों ने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया कुंदन, वो चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द वैक्सीन लग जाए, लेकिन वैक्सीन की किल्लत है। गोरखपुर में पिछले अगर हम शुरुआती दौर से जब से वैक्सीन लगनी शुरू हुई, 60 साल से ऊपर की बात करें या 45 से 60 साल की बात करें, तो वैक्सीन की किल्लत शुरू में बनी रही। हालांकि बीच में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी काफ़ी हद तक अच्छी हुई और लोगों को वैक्सीन काफ़ी लगा गया, लेकिन अब संख्या अधिक है क्योंकि 18 से 45 के बीच के ही मैक्सिमम जो एज ग्रुप के लोग हैं वो वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया। संख्या अगर हम पूरे गोरखपुर की बात करें रजिस्ट्रेशन की तो लाखों में है। तो ऐसे में बड़ी चुनौती है वैक्सीन की उपलब्धता की। वैक्सीन अगर जल्दी उपलब्ध हो जाए तो ये वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो और आसानी से लोगों तक पहुंच सकती है। कुंदन, बिल्कुल। डॉक्टर अजय बताइए कि जब वैक्सीनेशन वैक्सीन की कमी की बातें जब भी की गई, तो जो कंपनियां हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं ये वैक्सीन, जिन्होंने इस वैक्सीन का इजाद किया है, वो लगातार दावे करते रही कि वैक्सीन प्रोडक्शन में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, ज़रूरत के हिसाब से वैक्सीन सप्लाई होती रहेगी। इसलिए भारत ने दूसरे देशों को भी दिया। अब नौबत ये आ गई है कि भारत को दूसरे देश से वैक्सीन आ रही, स्पुतनिक वी हमारे पास 2 लाख डोज आई है। तो ये स्थिति क्यों पैदा हुई और इस स्थिति से हम कब उबर पाएंगे? जी हेलो, जी जी बताइए। मुझसे पूछा है, मैं बताऊं? जी जी डॉक्टर अजय आपसे पूछा। जी, ये वैक्सीन की कमी, एक तो जो स्पुतनिक वैक्सीन है बाहर से आई है वो अभी अभी आई है, शायद जितनी उनको मात्रा की जरूरत थी वो उतनी मात्रा नहीं अभी हैदराबाद में ही लैंड की है। और दूसरे जो वैक्सीन पहले भी कम वैक्सीन थी, ज्यादा लोग थे, जैसे मैंने बताया हेल्थ केयर वर्कर ही वैक्सीन को लगा सकते हैं, बाकी आप किसी टीचर्स को या किसी नगर निगम में काम करने वाले कर्मचारी को नहीं लगा सकते। तो वर्कर्स बहुत कम है जो वैक्सीन लगाएंगे। वैक्सीन की कमी भी है बाहर से। तो वर्कर्स की कमी नहीं है, आप 70 जिलों में शुरू कर सकते हैं, वर्कर्स की कमी नहीं है, वहां पर वैक्सीन की कमी हो गई। वर्कर्स तो हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो वैक्सीनेट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर तो टीका का ही कम पड़ गया है। वैक्सीन की भी कमी है, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन इतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए सरकार ने 7 ही जिलों में वैक्सीन का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो शुरू किया है। बिल्कुल, हो सकता है समय के साथ आगे बढ़ेगा ये, शायद वैक्सीनेशन का जो है वो और ज्यादा होता चला जाएगा। सर यही एक ब्रह्मास्त्र है जिससे हम कोरोना को हरा सकते हैं। जी, यही एक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही एक चीज है जिससे हम कोरोना को हरा सकते हैं। तो वैक्सीन जितनी ज्यादा लगेगी, जितनी लोग बाग बाहर आएंगे। कुछ एक और कारण है, कोरोना के डर की वजह से, इन्फेक्शन की डर वजह से लोग बाग बाहर वैक्सीनेशन के लिए भी नहीं आ रहे। तो अपनी जिम्मेवारी स्वयं लें, अपनी जहां तक है सैनिटाइजेशन, मास्क, ये सब चीजें और 2 गज की डिस्टेंस, ये बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल, जो तो कोविड से बचने के लिए जो पहले से प्रोटोकॉल सेट हैं उसका पालन करते रहिए। वैक्सीनेशन के लिए ज़रूर जाइए। अगर आपकी बारी आती है, रजिस्ट्रेशन करा पाने में आप सफल होते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर वैक्सीन अवेलेबल है तो ज़रूर जाकर के आप वैक्सीनेशन करवाइए, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र ब्रह्मास्त्र है जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं। हालांकि खबरें ये भी आई कि जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है वो भी इन्फेक्टेड हुए, लेकिन उनकी जान नहीं गई, बहुत जल्दी वो रिकवर कर गए। ये हमें याद रखना होगा। और वैक्सीनेशन ज़रूर कराने की ज़रूरत है, लेकिन वैक्सीनेशन कराने के लिए वैक्सीन की उपलब्धता होनी जरूरी है। दीपक, एक बार फिर से रुक करते हैं,
गोरखपुर में चूंकि इस अभियान का आगाज हुआ है, दीपक, आज तो 2000 का लक्ष्य रखा गया था, 1700 लोगों को ही टीका लगाया जा सका, ऐसा क्यों? देखिए कुंदन, कुछ जगहों पे तो वैक्सीन की किल्लत थी, समय से वैक्सीन मिल नहीं पाई और सेंटर का जो बंद होने का समय था वो शुरू हो गया। मात्र 4 से 5 घंटे ही कई जगहों पे वैक्सीन लगी। हालांकि सुबह 10 बजे का वक्त था, घंटों लोग कतार में खड़े रहे लेकिन वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पाई थी। इसकी वजह से जो टारगेट है 2000 लोगों को वैक्सीन लगाने का, वो पूरा नहीं हो पाया। साथ ही जिस तरह से अभी आपने कहा कि जो मैन पावर की किल्लत है, मैन पावर की वास्तव में किल्लत है। तमाम जगहों पे जो स्वास्थ्य केंद्र पे प्रभारी हैं, जिनको या जो एएनएम है, जीएनएम है, जिनके जरिए वैक्सीन लगाया जा रहा है, तमाम लोग इसमें खुद कोरोना पॉजिटिव हैं। तो मैन पावर की काफ़ी हद तक यहाँ पे अगर कहें तो गोरखपुर में किल्लत है। और सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही कुंदन अभी वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों को अभी ये 18 से 45 उम्र के बीच के जो वैक्सीनेशन कराने के लिए आने वाले लोग हैं, उनको अभी टीका नहीं दिया गया है। तो ऐसे में भीड़ भी काफ़ी देखने को मिल रही है और लोग भी काफ़ी जो सरकारी अस्पताल में 10 जगहों पे जहाँ पे सीएससी, पीएससी और जिला अस्पताल में जिनको चिन्हित किया गया है, वहाँ पे पहुँच रहे हैं। हालांकि आज गोरखपुर में लॉकडाउन था। तमाम ऐसे भी लोग थे जो लॉकडाउन की वजह से घर से ये सोच करके नहीं निकले कि हो सकता है कि उनको कोई दिक्कत हो अगर सड़क पर निकलते हैं। हालांकि गोरखपुर जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने भी कल ही ये कहा था कि जो लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए सेंटर पर जा रहे हैं, उनको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको बस सिर्फ अपना ID बताना होगा, बताना होगा कि वो वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन का उनके पास पेपर है मोबाइल में, वो दिखाना होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग इस डर की वजह से भी नहीं आए। ये माना जा रहा कि अगले हफ्ते से जब सप्ताह में 3 दिन वैक्सीन लगने शुरू होंगे, तो काफ़ी हद तक जो लोग हैं वो घर से निकलेंगे, वैक्सीन लगवाएंगे। और पिछले दिनों जिस तरह से 45 से 60 साल की उम्र के बीच के तमाम ऐसे लोग थे कुंदन, जो सेंटर पर पहुंचे थे लेकिन वैक्सीन उनको नहीं लग पाया। और सरकार ने जिस तरह से 30 दिन से बढ़ा करके 45 से 50 दिन का एक टाइम लिमिट कर दिया था, तो उसकी वजह से भी लोग आश्वस्त हैं कि वैक्सीन उनको एक दिन लगनी है। तो ऐसे में कोई जल्दी नहीं है। अगर आज नहीं लगी तो 2 दिन बाद भी लगवा सकते हैं सेंटर पर जाकर के। तो एक अगर कहे तो अच्छी शुरुआत गोरखपुर में है। तमाम लोग जो आज वैक्सीन लगवाने निकले थे, जो युवा थे, काफी उत्साहित दिख रहे थे। उनका मानना था कि वो भी समझ रहे थे कि अगर वैक्सीन लग जाती है तो शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी और इस बीमारी से बच सकते हैं। तो लोगों में उत्साह है। कमी है सिर्फ वैक्सीन की, जहां पे सेंटर है, अगर वो कमी पूरी हो जाए तो तमाम जो लोग हैं उनको वैक्सीन लग जाएगी। कुंदन, डॉक्टर अजय पवार, हमें बताइए कि कब चीजें स्मूथ हो जाएगी, कब वैक्सीन की उपलब्धता लोगों की जरूरत के हिसाब से हो जाएगी? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड जैसे स्टेट में जहां पर 5000 से ज्यादा मामले लगातार आ रहे हैं, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, वहां पर वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हो पाएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई। अभी जो सप्लाई है, सप्लाई चेन है वैक्सीन की, और जो जरूरत है उस हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई कहां पर मैच होता है वो देख रहे हैं आप। कब तक स्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी सर? सब चीजों को नॉर्मल है, हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे, क्योंकि ये अभियान थोड़ा डिफरेंट है। और जैसे आप बताया कि वैक्सीन की सप्लाई भी शॉर्ट है, जो कोल्ड चेन है उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। और ये अभियान पहले से एक लार्जर स्केल में, शायद हफ्ता 10 दिन 15 दिन इस चीज को लग जाएंगे मेंटेन होने में। और कब तक ये इस एज ग्रुप वाले 18 से 45 साल के एज ग्रुप वाले इस हिसाब से सभी को वैक्सीन लग जाएगी? कितना वक्त लगेगा सर इसमें? लगभग लग जाएगी, लगभग लग जाना चाहिए। अगले मेरे ख्याल से 2-3 महीने में इन सभी एज ग्रुप में अगर सरकार जो है पूरे प्रयास करे तो अगले 3 महीने में 4 महीने में इनको वैक्सीन ज्यादातर को वैक्सीन लग जाने चाहिए। तब तक सर खतरा बहुत है, तब तक बचे रहने की जरूरत है। ऐसे में क्या सलाह देंगे आप? देखिए, सलाह वही है जो कहा जाता है कि अपना सैनिटाइजेशन कीजिए, ज्यादातर अगर बहुत अवश्य हो तो घर से बाहर निकलिए, मास्क पहनिएगा, मास्क प्रॉपर मास्क, डबल मास्क है यूज की, क्योंकि आप सिंगल मास्क के लिए मना करते हैं, डबल जो मास्क है वो यूज करना चाहिए। हैंड सैनिटाइजेशन करें, डिस्टेंस बना के रखें, और जितनी बार भी हाथ अपना वॉश कर सकते हैं सोप से या जिससे डिटर्जेंट से हैंड वॉश करें। जी, दीपक हमारे साथ मौजूद है गोरखपुर से। दीपक, वहां पर अब आगे, आज के वैक्सीनेशन अभियान तो पूरा हो गया, अब आगे किस किस दिन वैक्सीनेशन की प्लानिंग है और क्या उसके हिसाब से वैक्सीन अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट में? देखिए, गोरखपुर में अगर हम आज के जो
यहाँ का वैक्सीनेशन सेंटर का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से अगर बात करें तो जो 20,000 यहाँ पे लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन ये संख्या काफ़ी कम है कुंदन, क्योंकि 45 से 60 साल की उम्र के जो लोग अभी सेकेंड डोज लगवाने के लिए आ रहे हैं उनकी भी संख्या कम से कम 10 से 12,000 है। और बाकी ये जो 18 से 45 साल की जो एज ग्रुप के हैं जो संख्या ये काफ़ी बड़ी है, क्योंकि मैक्सिमम जो युवा है वो चाहते हैं कि वैक्सीन लगवाना। हालांकि पहले जब 45 से 60 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी तो तमाम लोगों के मन में डर था, लोग हिचक रहे थे वैक्सीनेशन कराने के लिए, लेकिन अब लोगों को पता चला है कि वैक्सीन लगवाने के क्या फ़ायदे हैं। हर कोई रजिस्ट्रेशन करा रहा, मोबाइल से उसके पास ऑप्शन है, वो रजिस्ट्रेशन करा चुका है और हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसका नंबर आए। तो संख्या अधिक है, वैक्सीन कम है, इसलिए एक चुनौती ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है। तमाम सेंटर्स पे आज जहाँ पे वैक्सीन लगने में देरी हुई उसके पीछे की वजह यही थी कि जो जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग ये तय नहीं कर पा रहा था कि हम वैक्सीन जो हमारे पास है उसको किन किन सेंटर पर कहाँ कहाँ कितना भेजें, क्योंकि भीड़ काफ़ी अधिक थी। तमाम ऐसे भी लोग आज कतारों में खड़े हुए यहाँ पे देखने को मिले कुंदन, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन उनका आने वाले अभी 2 से 4 दिन या 5 दिन में उसका नंबर था, लेकिन वो आज वो सेंटर पे पहुंच गए थे इस उम्मीद में कि हो सकता है वैक्सीन उपलब्ध हो तो आज ही उनको लग जाए, क्योंकि पिछले दिनों 45 से 60 साल की उम्र के तमाम ऐसे लोग थे जिनका नंबर नहीं था, लेकिन सेंटर पे अगर गए तत्काल रजिस्ट्रेशन हुआ उनका और उनको तत्काल वैक्सीन लग गई। तो उम्मीदें काफी हैं लोगों की और उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सरकार को थोड़ी सी और यहाँ पे कोशिश करनी होगी, वैक्सीन की जो खेप है वो अधिक संख्या में गोरखपुर भेजनी होगी, तभी सभी लोगों को लग पाएगा और जो टारगेट है सरकार का वो पूरा हो पाएगा। कुंदन। डॉक्टर अजय पवार, अब तो हमारे पास तीसरी वैक्सीन भी है, स्पुतनिक वी को भी हमने एक्सेप्ट किया है, वो 2 लाख डोज जो है उस वैक्सीन की भी भारत में आ गई है। मेरा सवाल ये है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड से अलग है क्या ये किसी तरह की वैक्सीन, क्या अंतर है इन दो वैक्सीन से अगर हम स्पुतनिक को कंपेयर करें तो? देखिए, एक तो जो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, उसको उसकी जो सेंसिटिविटी जो वो मानी गई है कि उसकी जो प्रोटेक्शन का रेट है वो ऑलमोस्ट 80% है जी, जबकि स्पुतनिक का ये उन्होंने जो क्लेम किया है 91% है जी। और जहां तक मेरी समझ है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड को 2 डोज लगती हैं और स्पुतनिक वैक्सीन की शायद 1 ही डोज है जी, और उसका प्रोटेक्शन रेट भी ज्यादा है। पर वो अभी जैसे आपने बताया 2 लाख डोज ही आई हैं। मैं उम्मीद करता हूं अगले आने वाले भविष्य में शायद वो और ज्यादा हमको डोज मिल जाएंगी और ज्यादा लोगों को मिल पाएंगी। तो क्या भारत को और ज्यादा स्पुतनिक की डिमांड करनी चाहिए? रशिया आगे आया है, वसुधैव कुटुंबकम का परिचय हम दे रहे थे, रशिया ने भी इसका परिचय दिया है एक तरीके से, तो क्या बिल्कुल। और भी ज्यादा स्पुतनिक वी की जरूरत है? भारत को एक्सेप्ट करना चाहिए, डिमांड करना चाहिए? देखिए, ये कहा जाता है किसी भी इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हर्ड इम्यूनिटी होनी चाहिए। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब 70% जो आपकी पॉपुलेशन है उसके अंदर आपकी जो एंटीबॉडीज है वो डेवलप होनी चाहिए। तो 70% आप खुद देख लीजिए, 130 करोड़ का कम से कम 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन या किसी भी तरह ये हमें वैक्सीनेशन देना है। तो उसके लिए कितने लार्ज स्केल पे वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी 100 करोड़ के लिए और कितना समय लगेगा? मैं तो 3 महीने कहा, लेकिन जिस स्पीड से चल रहे हैं उस स्पीड से साल भर भी मेरे ख्याल से ज्यादा ही कम ही पड़ेगा। साल भर में लग जाए तो वो भी गनीमत है। बिल्कुल, साल भर का वक्त लग सकता है सभी को वैक्सीन लगने में, लेकिन तब तक आपको सुरक्षित रहना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, डबल मास्क लगाना पड़ेगा, भीड़ भाड़ से बचना पड़ेगा, कोविड प्रोटोकॉल जो भी सरकार तय करती है उसका पालन कीजिए। जो लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू का जो ऐलान किया जाता है उसका भी पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार ये तमाम कड़े फैसले हमारे लिए, आपके लिए ले रही है। तो सरकार जो आदेश दे रही है, जो नियम बना रही है, उसका पालन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी स्थिति यह है कि अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, रेमडेसिविर को लेकर के मारामारी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अपना ख्याल रखिए, वैक्सीनेशन की बारी का इंतजार कीजिए, जब आपकी बारी आए तो जरूर वैक्सीन लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पवार आपका, और दीपक हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 4 लाख के पार भी पहुंच गया है। कोरोना को हराकर लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों में जानलेवा आफ्टर इफेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद कई लोगों को हार्ट अटैक और सांस से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी हो रही है। यह सबसे बड़ी चिंता की बात है। आप कोरोना से ठीक हो गए हैं तो ये न मानिए कि खतरा टल गया। अगले कुछ दिन बेहद एहतियात के साथ चलने की जरूरत होती है।
आपने कोरोना को हरा दिया है तो आप यकीनन एक योद्धा हैं, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आने के साथ ही वायरस के साथ जंग खत्म नहीं हो जाती। कोरोना से ठीक होने के बाद भी आपको कई तरह की दिक्कतें हो सकती है और इन्हें नजरअंदाज करना भारी भी पड़ सकता है। कुछ केस में वायरस का असर इतना गहरा होता है कि ठीक होने के बाद भी गंभीर खतरा बना रह सकता है। वायरस का सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर पड़ता है। जिन लोगों में संक्रमण के कारण ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है, उनके फेफड़े ठीक से काम नहीं करते। ऐसे मरीजों में पल्मोनरी फाइब्रोसिस की समस्या हो जाती है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस में फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे मरीजों को सांस फूलने की परेशानी लंबे समय तक रह सकती है। ज्यादा गंभीर स्थिति में घर में ऑक्सीजन भी लेनी पड़ सकती है। ऐसे मरीजों के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और आगे भी किसी अन्य संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। कोविड में जब ये ARDS हो जाता है तो बड़ा ही खतरनाक सा होता है। वैसे भी ARDS बड़ा खतरनाक है। कोविड में आने के बाद काफ़ी खतरनाक हो जाता है कि इसका मतलब है कि लंग्स बिल्कुल काम नहीं कर रही है और सिवियर हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी होकर तकलीफ बढ़ जाती है। फेफड़ों के अलावा सबसे बड़ा खतरा हार्ट को लेकर है। कोरोना से ठीक होने के बाद भी हार्ट अटैक की समस्या बहुत सारे मरीजों में देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट बताते हैं कि रेमडेसिविर, स्टेरॉयड और दूसरी कई दवाओं की वजह से खून के गाढ़ा होने की समस्या हो जाती है और नतीजा हार्ट अटैक के रूप में सामने आ रहा है। सीवियर होता है जी, तभी हम एक बार डी डायमर और ये सब जरूर कराते हैं देखने के लिए कि ब्लड में क्लॉटिंग की कितनी प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो हाई होता है, क्लॉटिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो डेफिनेटली हम उनको ब्लड थिनर्स यानी कि खून पतला करने की दवाइयाँ देते हैं और आगे भी छुट्टी होने के बाद भी दी जाती है, क्योंकि ये बाद में भी देखा गया है कि बाद में भी क्लॉटिंग होकर अचानक पेशेंट को सडन डेथ यानी कि MI और जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं हो जाए। कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद के लक्षण ठीक होने में हफ्तों से लेकर 2 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। कमजोरी और थकान जैसी समस्या अपने आप ठीक हो सकती है, लेकिन हार्ट और फेफड़ों की समस्या को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। टीम न्यूज स्टेट। तो कोरोना नहीं हुआ है तो कोरोना से बचने की जरूरत है। कोरोना से आप रिकवर कर गए हैं तो भी बचने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही।